गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया था। ठीक है, और उसकी सेंसिटिविटी के लिए भी फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो फर्स्ट आपका आएगा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी अपन पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। इसमें आपका आएगा सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में क्या होगा, पोटेंशियोमीटर लेंगे। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वायर होता है ए बी। ठीक है, इसमें दो सर्किट रहते हैं, एक प्राइमरी सर्किट में आपका एक बैटरी लगाते हैं जिसका ईएमएफ E0। ठीक है, रियोस्टेट लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है RH, और एक की लगा देते हैं K, और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, B से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में क्या करते हैं, वो दोनों सेल लगाते हैं जिनका ईएमएफ कंपेयर करना है, लेकिन 1 बाय 1 एक साथ नहीं लगाते, दोनों सेलों को अपन 1 बाय 1 लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो सेल ले लिए E1 जिनका ईएमएफ E1 और E2 है। इन दोनों को दो स्विच की हेल्प से किससे कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। यहां पर S1 और यहां पर S2, और ये आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है, जॉकी से कनेक्टेड है। अब आपको करना क्या है कि एक बार स्विच S2 को ओपन कर देना है और S1 को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो जब S1 को क्लोज करोगे तो आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा यहां पर कहीं पर, जिसके लिए बैलेंस लेंथ क्या हो जाएगी, L1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बार जब S1 को ओपन कर दोगे, S2 को क्लोज कर दोगे, तो जॉकी आपको जो बैलेंस पॉइंट देगा वो आपका यहां पर कहीं पर हो जाएगा, कितनी लेंथ पर, L2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला टू कंपेयर EMF ऑफ सेल, तो आपका क्या होगा, लेट बैलेंस लेंथ फॉर फर्स्ट सेल इज L1, then by principle of potentiometer E1 is proportional to L1, तो E1 बराबर K टाइम्स ऑफ L1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड बैलेंस लेंथ फॉर सेकंड सेल is L2, then by principle of potentiometer, ठीक है, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, इधर लिख देता हूं, तो E2 बराबर K टाइम्स ऑफ L2, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो आपका E1 अपॉन E2 बराबर K टाइम्स ऑफ L1 अपॉन K टाइम्स ऑफ L2। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2।
के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो प्राइमरी सर्किट और लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड कर रहा है। आप प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं कर रहे, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर को चेंज नहीं कर रहे, तो के भी चेंज नहीं होगा, केवल बैलेंस लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला हुआ, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। हाँ, कई बार सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं, राइट ऑर्डर में, फिर रॉन्ग ऑर्डर में, फिर उनका रेशियो भी पूछ लेते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या आता है बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या बनेगा, एक बड़ी सी टेबल बनानी जिसमें सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आएगा बैलेंस लेंथ, बैलेंस लेंथ फॉर सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज L1 सेंटीमीटर। फिर आपका सेकंड आ जाएगा बैलेंस लेंथ फॉर सेल ऑफ EMF E2 इज L2 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगा। यहाँ पर रीडिंग 1 2 3। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको ये पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आता है, तो ये खाली छोड़ देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो आपकी रीडिंग आती है वो यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या रीडिंग आपकी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। इसके बाद आपके आते हैं प्रिकॉशंस। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, तो वो आपके किस में आ जाते हैं, प्रिकॉशंस में आ जाते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आपके प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस, ठीक है। फर्स्ट, all the connecting screw must be tight। कहीं से भी सर्किट लूज नहीं होना चाहिए, पूरा सर्किट अच्छे से टाइट होना चाहिए। सेकंड, करंट should be flow at the time of observation only। करंट का फ्लो करना चाहिए जब आप रीडिंग ले रहे हैं, तभी फ्लो करना चाहिए। अगर अननेसेसरी करंट पास करेंगे तो आपका वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, जिससे उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको करंट फ्लो करना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। ठीक है। थर्ड आएगा जॉकी should not be rubbed on wire। जॉकी जो होता है, जो पेन ऐसा होता है जिससे अपन टच करके क्या निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं, उसको टच करके देखना है आपको बैलेंस पॉइंट कहां पर है। उसको ऐसे नहीं करना कि यहाँ पर बैलेंस नहीं पॉइंट मिला तो इसको खिसका के देख लेते हैं बैलेंस पॉइंट कहां मिला। उस पर रब नहीं करना चाहिए। अगर रब करोगे तो उस वायर पे क्या आ जाएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे, और आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो जॉकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन वायर। फिर आपका जो अगला आता है, फोर्थ आता है, ऑल द positive terminal of cell must be connected at same point।
जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल है, चाहे आपके सेकेंडरी सर्किट का सेल हो चाहे प्राइमरी सर्किट का सेल हो, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए जिससे कि पोटेंशियल बैलेंस हो सके। ठीक है, अगला आएगा फिफ्थ, द ईएमएफ ऑफ बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट must be greater than EMF of cell connected in secondary circuit। यानी प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी आपने लगाई है उसका जो ईएमएफ है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, जो सेकेंडरी सर्किट में सेल लगाया गया है उसके ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा, नहीं तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो जाता है किसका, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का दूसरा एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन आता है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपकी वही सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो उसमें आपका क्या आएगा, कुछ नहीं, ये वायर ले लिया पोटेंशियोमीटर का ए बी जिसकी लेंथ हो गई कैपिटल है। यहां पर प्राइमरी सर्किट में एक सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, E0। यहां पर रियोस्टेट लगाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा देंगे RH। ठीक है, उसके बाद यहां पर स्विच लगा देंगे और ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी सर्किट में वो सेल लेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है, तो उस सेल को यहां पर कनेक्ट कर देंगे, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, और यहां पर स्विच लगा देंगे S1 जिससे उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसी सेल के पैरेलल में एक क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने से ये आपका एक एक्सटर्नल सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो जब पहले रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा होगा, S2 ओपन होगा, S1 अकेला क्लोज होगा, सॉरी S1 अकेला क्लोज होगा, S2 ओपन होगा, तो उस केस में आपको जॉकी से जो बैलेंस लेंथ मिलेगी वो किसके लिए मिल जाएगी, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए मिल जाएगी। जब S1 और S2 क्लोज हो जाएंगे, दोनों ही क्लोज हो जाएंगे, उसमें क्या कर रहे थे, जब S2 को क्लोज कर रहे थे तो S1 को ओपन कर देते थे, लेकिन यहां पर अब दोनों को एक साथ क्लोज करना है, तो उस केस में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है, तो बैलेंस लेंथ जो आएगी वो आपकी और कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, L2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। पहले S1 को क्लोज करना है, S2 को ओपन करना है, बाद में दोनों को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में कंसीडर करना पड़ेगा, लेट बैलेंस लेंथ फॉर ईएमएफ ऑफ सेल is L1
and for potential difference is L2, ठीक है। यानी आप जब ईएमएफ ऑफ सेल के लिए बैलेंस लेंथ निकाल रहे हैं वो कितनी है, L1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो बैलेंस लेंथ निकाल रहे हैं वो L2 है, एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स क्या हो जाएगा, R, ठीक है। तो देन बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर EMF of cell E is proportional to L1, तो E बराबर K टाइम्स ऑफ L1, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, V is proportional to L2, तो V बराबर K टाइम्स ऑफ L2। We know that internal resistance of cell is given by इधर लिख रहा हूं, चलो इसको हटा देता हूं, फिर लिखता हूं। Internal resistance of cell is given by formula small r is equal to capital R E upon V minus 1। ये अपन ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, ठीक है। अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला डेराइव किया है, उसमें ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट the value of E and V, E और V की वैल्यू रख दो, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R K टाइम्स ऑफ L1 अपॉन K टाइम्स ऑफ L2 माइनस 1, K से K कैंसिल, स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो स्मॉल r बराबर R L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या आता है, ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगी। फिर अपन बात करेंगे वापस से प्रिकॉशन की। तो प्रिकॉशन तो वही लेना है जो अपने पहले वाले केस में लिए थे, बस ऑब्जर्वेशन टेबल थोड़ी सी डिफरेंट बन जाएगी। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। फिर आएगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स R ओम में, बैलेंस लेंथ फॉर EMF ऑफ सेल L1 सेंटीमीटर, बैलेंस लेंथ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल L2 सेंटीमीटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां पर सीरियल नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता तो टेबल खाली छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता तो जो आपने रीडिंग ली है वो आपको टेबल में लिखनी पड़ेगी और एवरेज वैल्यू निकाल के सॉल्व
करनी पड़ेगी। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन में वापस से बोल देता हूं, वही प्रिकॉशन है जो आपने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किए हैं। क्या? फर्स्ट, ऑल द कनेक्टिंग स्क्रू मस्ट बी टाइट, मतलब कहीं से भी सर्किट लूज नहीं होना चाहिए, पूरे स्क्रू अच्छे से कसे हुए होने चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका आता है क्या? करंट शुड बी फ्लो एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली, मतलब करंट कब फ्लो करेंगे? जब आप रीडिंग ले रहे हैं तभी करंट फ्लो करेंगे, नहीं तो क्या होगा? वायर हीट अप होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो आपकी रीडिंग थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। तो करंट शुड बी फ्लो एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली, ठीक है। अगला आता है जॉकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन वायर, जॉकी को वायर पे कभी नहीं रखना चाहिए। ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल शुड बी कनेक्टेड एट सेम पॉइंट, जितने भी सेल हैं सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद आपका जो लास्ट आता है द ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ या बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट शुड बी ग्रेटर देन या मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ सेकेंडरी सर्किट, मतलब प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी लगी है उसका ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट के सेल और बैटरी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके दो एप्लीकेशन होगा, ये ज्यादातर पूछे जाते थे एमपी बोर्ड में, तो ये मान लीजिए ये ब्रह्मास्त्र थे जो हर साल पूछे जाते थे जब 6 नंबर का क्वेश्चन आता था। लेकिन अब 3 नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं तब से, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, इनको पार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तो अभी भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, सीबीएसई वाले याद रखेंगे, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप। ऐसा भी न्यूमेरिकल घुमा के पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल से लेके आपके एप्लीकेशन किसी पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा चेंज करके भी न्यूमेरिकल को पूछा जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है विच मटेरियल इज यूज्ड इन वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वायर, ठीक है। यानी आपका क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर में किस मटेरियल का वायर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर is made up of constant or magnet which are alloy because they have high resistivity, and low temperature coefficient, so that there is no variation of resistance with temperature, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं आपको, जो पूछा जाता है व्हाई शुड द लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी लार्ज, ठीक है, बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, हेंस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर लेंथ शुड बी लार्ज, ठीक है। आपका लेंथ वायर की ज्यादा से ज्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो सेंसिटिविटी है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा लेंथ आपके वायर की होगी उतनी ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन अराइज होता है, आउट ऑफ पोटेंशियोमीटर and voltmeter,
which one is better, which one is better and why, and why। ठीक है, आपका जो पोटेंशियोमीटर है या वोल्टमीटर है, इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा और क्यों होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। आउट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर विच वन बेटर एंड व्हाई, कौन सा अच्छा होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो आंसर ये आता है आउट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, potentiometer is better, potentiometer is better because it have high sensitivity, because it have high सेंसिटिविटी। ठीक है, आपका क्या होता है, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में से कौन अच्छा होता है, पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। जब वो मेजरमेंट करता है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपका पोटेंशियोमीटर बेटर होता है। लेकिन हम यूज किसका ज्यादा करते हैं, वोल्टमीटर का। क्यों, क्योंकि स्मॉल साइज है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। रीडिंग वो थोड़ी सी गलत सलत दे देता है, कम या ज्यादा देता है, हमेशा कम वैल्यू देता है, लेकिन यूज उसको ज्यादा करते हैं, साइज छोटा और इजी टू यूज। लेकिन बैटर का अगर आपसे पूछता है कि बैटर कौन सा है, तो पोटेंशियोमीटर बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और है पोटेंशियोमीटर में, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, वो और कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बचेगा, तो वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आज अपन बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है आपकी डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अगली हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, वोल्टमीटर। एक तरफ पोटेंशियोमीटर, एक तरफ वोल्टमीटर। फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब जब अपन इससे मेजरमेंट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इट वर्क ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, ये डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सेल ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब आप ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो तो ये क्या करता है, सेल से कोई करंट नहीं लेता, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, इधर क्या आएगा, इट ड्रॉ सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ड्यूरिंग मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, इट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट गिव सम
लेस वैल्यू देन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इट्स सेंसिटिविटी इज हाई। ठीक है, अगला आता है इट्स सेंसिटिविटी इज लो। ठीक है, अगला आएगा इट इज यूज्ड टू मेजर EMF, कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक्सेट्रा। इसका यूज कई चीजों के लिए किया जा सकता है। इससे ईएमएफ को कंपेयर किया जा सकता है, ईएमएफ को मेजर किया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजर किया जा सकता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है इट इज लार्ज इन साइज। ठीक है, इट इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो जाता है किसमें, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका बचा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।